अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान क्या आए और नायब वालों ने उनको पकड़ क्या लिया, हंगामा मच गया। शर्जील मेमन साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही, उसके साथ साथ सिंध के चीफ मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर वफाक के इदारों ने इस तरह से ही काम करना है तो फिर हम उनको चलता कर देंगे। जवाब आया नून लीग की तरफ से, कहा गया कि चोर मचाए शोर। तलाल साहब का बयान भी सामने है और पंजाब के लॉ मिनिस्टर का बयान भी सामने है। इससे पहले मामला MQM का था। MQM सिंध हुकूमत पर नाला थी। सिंध के अंदर जो भी हो रहा है आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। लगता है कि चार अतराफ लड़ाई हो रही है। इसी प्रोग्राम में पंजाब पुलिस और उसकी कारकर्दगी पर भी फोकस करेंगे। IG सुखेरा साहब से पूछेंगे कि इतना अरसा गुजरने के बाद पंजाब के अंदर पुलिस ने क्या ऐसा बड़ा कारनामा किया है जिसकी वजह से हम कहें कि हालात तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा काम किया। पहली मरतबा रस्मी तौर पर पाकिस्तान के अंदर अंडर-13 क्रिकेट की बुनियाद रखी। दूसरे खेलों के अंदर भी बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ चंद खतरात भी हैं जिसकी निशानदही बहुत ज़रूरी है। एडिटोरियल कमेंट इस पर करेंगे। पहले मामले पर आते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और शेख सलाहुद्दीन साहब रुकन कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सईद गनी साहब, मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ कि इतना गुस्सा क्या अगर नैब ने पकड़ लिया कुछ थोड़ी देर के लिए, जिसके ऊपर शेख रशीद साहब कहते हैं जी ये तो मिली भगत थी, खाम खा आपने खाना पूरी की है। चीफ मिनिस्टर भी बोले, शर्जील मेमन साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुस्से की बात क्या है? तलत साहब, अगर आप थोड़ा स्पेशली अगर शर्जील मेमन के केस को फॉलो करें तो ये बड़ा एक अजीब सा और मुख्तलिफ सा केस आपको नज़र आता है कि शर्जील मेमन जब मुल्क से बाहर गए तो उनका नाम ECL में डाला गया, और जब नाम ECL में डाला तो कोई उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं है, कोई उनको नोटिस इशू नहीं हुआ है, कोई उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। ECL में नाम डाल दिया गया। शर्जील मेमन खुद कोर्ट में जाके कहते हैं कि भाई मेरा नाम ECL में क्यों डाला, तो उसके बाद बताते हैं कि जनाब आपके तो ये हमने नोटिस इशू करने जा रहे हैं, आपके खिलाफ जो है हम इंक्वायरी करने जा रहे हैं। तो ये कहानी ज़रा सा उल्टी चली है इसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि ऐसे भी मिसालें आपको कम मिलेंगी कि कोई शख्स जिसके खिलाफ नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया हो और वो शख्स खुद पाकिस्तान वापस आ रहा है कि जी मैं इन केसेस को फेस करना चाहता हूँ, और जब वो आ ही रहा है तो ज़ाहिर है भागने के लिए तो नहीं आ रहा ना, वो तो केसेस फेस करने आ रहा है। फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि जनाब पीर के दिन 20 मार्च को ये हमारे सामने आके सरेंडर होगा, उसके बाद हम इनकी बेल की जो एप्लीकेशन उसके ऊपर कोई डिसीजन देंगे। अब ये सारी चीज़ें तय कि जी वो आ भी रहे हैं, कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ से अगर बेल हो गई तो वो बाहर चले जाएंगे, वरना ज़ाहिर है कि नैब उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो इस भोंडे अंदाज से कि वो जहाज़ की सीढ़ियों पे उतरे, जिस तरह से उनको पकड़ा गया, जिस तरह से सारी चीज़ें की गई, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पंजाब की तरफ नैब की नज़र कभी जाती नहीं है। और ये बात मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में नैब ने खुद एक लिस्ट फराम की जो मेरे किसी और की पीपल्स पार्टी के कहने पर नहीं दी थी कि जनाब ये नैब के जो है ना जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसमें मेगा करप्शन के जो केसेस हैं उनकी लिस्ट है वो। उसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ का भी नाम था, उसके अंदर इश्तियाक डार का भी था, उसके अंदर शहबाज शरीफ का भी था, उसके अंदर और लोगों का भी था। किसी का नाम ना ECL के अंदर है, ना उनको जाके इस तरह पकड़ने की कोशिश की जाती है, ना उन लोगों को ये क्या गया कि जी आप जाके बेल ले लीजिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि पीपल्स पार्टी के किसी शख्स के खिलाफ आपका रवैया कुछ और है और PMLN के लीडर्स के मुतालिक आपका रवैया कुछ और है, तो जाहिर है कि हम इस पे बात करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर हमारे लोगों पे इल्ज़ाम है तो उसके खिलाफ हम इंक्वायरी ना करें, उसको गिरफ्तार ना करें, लेकिन मेरे भाई वही रवैया आपका दूसरों के साथ भी होना चाहिए। अगर आप एक मुल्की कौमी रियासती इदारे के तौर पर काम करना चाहते हैं तो फिर आपकी दोनों तारिक साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शेख सलाहुद्दीन साहब से पूछूं। शेख साहब, मैं 2 दिन पहले तो आपकी जमात की तरफ से सुन रहे थे फारूक सत्तार साहब की गिरफ्तारी और रिहाई के ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे थे सिंध हुकूमत के ऊपर कि ये तरीका भी भोंडा है। तो मैं जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, आज की डेवलपमेंट्स को किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जितने भी शुरका हैं उनको मेरा अस्सलाम वालेकुम। तला साहब, बात यह है कि 2 दिन कबल आपने TV पर और हम सब ने देखा किस तरह से जो है वो शादी की तकरीब से जो है डॉक्टर साहब को लेके गए, और उसके 1 घंटे के बाद जब हमने बहुत एहतजाज किया, तमाम जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो सेनेट्स में थे, चाहे कौमी असम्बली में, चाहे सूबाई असम्बली में, हम तमाम लोग जो जितने भी राब्ता कमेटी के अरकान हैं, तमाम कारकुनान हैं, जब हम PIB पहुँचे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने की,
तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि एक तो ये कि जो मुकदमात बने हैं सियासी मुकदमात हैं और ऐसे मुकदमात हैं जो कि 22 तारीख के और 22 तारीख से पहले गए और 23 को हमने एक नए अज़्म के साथ पाकिस्तान की खिदमत के लिए और पूरे कौम के लिए हम जो है एक हमने स्टैंड लिया, हम उसके साथ हैं। उसके बावजूद जो रवैया हुकूमत सिंध का है और दीगर इदारों का है वो आपके सामने है कि हमारे जो अरकान हैं, चाहे वो राब्ता कमेटी के सीनियर रुकन जो आमिर खान भाई हो गए, दीगर जो हैं राब्ता कमेटी के अरकान हैं और हमारे कारकुनान हैं, उनको तो जंगी कैदियों की तरह ले जाया गया है। जो शर्जील मेमन के साथ हुआ उसमें अच्छा। और जो फारूक सत्तार साहब के साथ हुआ उसमें आपको कोई फर्क नजर आता है या आपको लगता है कि एक ही जैसे वाकयात हैं? नहीं, देखें, ये तो तला साहब बात ये है कि मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि वो इस्लामाबाद क्यों आए, जबकि सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, सिंध के अंदर वो एक अहम ओहदे पे फाइज थे। जब वो यहाँ से निकले हैं तो उनके घर से जो आपके मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि 2 अरब रुपए भी उनके घर से निकले। करप्शन के अंदर वो इन्वॉल्व थे। इनके मुकदमात में और फारूक भाई के मुकदमात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक, और अगर ये मामला टेकअप हों तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए, ठीक, और मेरिट की बुनियादों पे जो है इस मसले को हल किया जाए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अजीब व गरीब सूरत हाल है। MQM के साथ जब हुआ तो उन्होंने कहा जी कि ज्यादती हुई। पीपल्स पार्टी का मामला आज आपके सामने है। असद कैसर साहब का बयान सामने आया तो PTI ने कहा जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। जब आपके केसेस आते हैं तो आप कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। जरा लेकिन आज के वाकये के ऊपर जाइएगा, ये अंदाज अपनाने की क्या जरूरत थी? जब वापस तो आ रहे थे, भागे तो नहीं जा रहे थे, पकड़ लेते आराम से। देखिए, गुजारिश है जी कि सेनेटर साहब ने कहा कि बड़े भोंडे अंदाज से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मेरा तो ख्याल है कि नैब को चाहिए था कि पहले उन्हें फूलों का हार डालती, उसके बाद उन्हें कोई अच्छा सा कोई नाश्ता कराती, कोई पेस्ट्रियाँ पेश करती और फिर उसके बाद उन्हें खातिर तवाज़ुन के साथ ही लेके जाना चाहिए था। बहरहाल, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी अजीब बात है तला साहब कि आप पे करप्शन के चार्जेस हों और उनकी बुनियाद पे कोई मुकदमात दर्ज हों, उनकी बुनियाद पे आपको नैब गिरफ्तार करने की कोशिश करे, आप इसको भी सिंध और पंजाब का मामला बना दें। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसमें सिंध और पंजाब का मामला कहाँ से? वो कह रहे हैं कि पंजाब में भी जिन लोगों के नाम है बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी फैमिली के मेंबर। देखें जी, पंजाब में जिन लोगों के नाम हैं, तो मैं आपको, अगर नैब पे आप प्रोग्राम करें तो मैं आपको अभी भी ये बताऊंगा कि पंजाब के जो लोग होंगे उन पे केसेस सबसे ज़्यादा अभी भी होंगे। उसकी वजह ये है कि यकीनन पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है। आप निकाल के देख लें, रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि सिंध के कितने लोग जो उस वक्त जो उन पर ट्रायल है, पंजाब के कितने, KPK के कितने हैं। ये बात जो है ये हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी बात हो, हाँ, ये अगर सेनेटर साहब कहें, और बहुत मैं बड़े ऑनरेबल हैं, बड़े काबिल एहतराम है और बड़ी इस पार्टी की बड़ी जो सेन वॉइस है उसमें से हैं, उन्हें अगर वो ये कहें कि जी इंसाफ होना चाहिए, तो ये जायज़ बात है कि उनकी खामखा उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात, अगर उन्होंने कोई नाजायज़ राय से पैसे बनाए हैं, आमदन उन्होंने की है, तो उन्हें कहना चाहिए जी उनका फेयर ट्रायल होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ। और अगर उनका कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इल गॉटन मनी, आपको भोंडापन नज़र नहीं आता इसमें जो हैंडल हुआ है? नहीं, देखें, अगर कोई नैब के पास अगर कोई मुस्तनद चीज़ होगी तो तभी उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। जब उन्होंने बताया कि मेरी जमानत है तो उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, जरा भोंडापन क्या है? सईद गनी साहब, अगर आपके पास वापस आऊँ, बड़े संजीदा चार्जेज हैं शर्जील मेमन साहब के ऊपर और जाहिर है उसका अदालत फैसला करेगी, लेकिन ये बड़ी बात वाज़ेह है कि वो वापस ना आ पाते अगर नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ना होती, बल्कि बाज़ हल्के ये कहते हैं अगर मौजूदा आर्मी की क़यादत के साथ पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की अंडरस्टैंडिंग ना होती। तो अब वापस तो वो आ गए हैं, तो इस इशू को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है जबकि हर तरफ ये बात फैली हुई है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पीपल्स पार्टी के लोग जो बाहर हैं ये भी वापस आ रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया तो किस डर की वजह से वो जो है वो 2 साल हो गए हैं वहां पे बाहर छुपे हुए हैं? लेट मी आस्क हिम। जी सईद साहब। देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। चूँकि मैं भी कुछ अर्सा पहले दुबई गया था तो मेरी मुलाकात हुई थी शर्जील से। उस वक्त भी उनका ये ख्याल था कि मैं आना चाहता हूँ और आके इन मुकदमात को फेस करना चाहता हूँ। वो अंडरस्टैंडिंग की बात तो मैं नहीं समझता कि कोई थी। 2-4 महीने पुरानी बात आपको बता रहा हूँ मैं। दूसरी बात, मैंने अभी ख़ुद अपने जो पहले बात की उसमें कहा कि अगर हमारे किसी शख्स के ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं और उस पर कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होती है, तहकीकात होती, करें। लेकिन इस मुल्क में नैब का कानून तो एक ही है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि सिंध के ऊपर नैब का कोई अलग कानून नाफिज होगा, पीपल्स पार्टी के लिए अलग होगा और बाकी मुल्क के और PMLN के ख़ास तौर पर लोगों के लिए कोई अलग होगा। जो मेरे दोस्त अभी बता रहे हैं कि पंजाब के सबसे ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ हो रही होंगी और सबसे ज़्यादा उनके रेफरेंसेस होंगे, तो मैंने इनसे अभी पूछा कि मुझे बताएं कि उनमें से कितने लोग ऐसे हैं
जिनके नाम ECL में डाल दिए गए बगैर किसी कार्रवाई के आगाज़ से पहले ही, जिसके खिलाफ ना रेफरेंस फाइल हुआ था, जिसको ना नोटिस इशू हुआ था, जिसके ना इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, और उसका नाम ECL में डाल दिया गया था। और इस बुनियाद पर कि जी आगे 6 महीने बाद जाकर हम आपके खिलाफ जो है ना आपको नोटिस भी भेजेंगे, और 6 महीने बाद हम आपके खिलाफ इंक्वायरी भी करेंगे, और 6 महीने बाद आपको हम रेफरेंस भी फाइल करेंगे। तो ये कहीं नहीं हुआ है। दूसरा एक मिसाल मैं आपको और दूँ कि FIA ने कुछ अर्सा पहले सिंध में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर और फिर एक जो KMC का लैंड डिपार्टमेंट है उसके दफ्तर पर जाके छापा मारा, और वहाँ से कोई 5-6 हज़ार फाइलें जो है ट्रक के अंदर डालकर, वो आपने सब ने देखा, वो उठा के लेके चले गए। जब हमने इस पर एहतजाज किया तो उन्होंने कहा जनाब आप तो चूँकि करप्ट हैं, आप क्योंकि वो आपके ऊपर हाथ डाला जा रहा है इसलिए आप शोर कर रहे हैं। आपको तलत साहब अभी बीच में टाइम मिले तो ज़रा नैब का जो कानून है वो निकाल के देखें, उसमें लिखा हुआ है, उसका सॉरी FIA का एक्ट में लिखा हुआ है कि इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सूबाई महकमों और फाटा के जो इलाका है उसके अलावा है। अब मुझे बताइए कि FIA ने कराची में वफाकी इदारों के अंदर कितने छापे मारे और कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों के खिलाफ उन्होंने एक्शन किया है, कितनों को उन्होंने ये फाइलें इस तरह उठाई हैं, कितने इदारों में काम किया है। भाई कस्टम्स में आप नहीं गए, पोर्ट कासिम में आप नहीं गए, KPT में आप नहीं गए, PIA में आप नहीं गए, नेशनल बैंक में आप नहीं गए, आप गए तो गए KMC में गए, जिसके ऊपर आपका इख्तियारी नहीं बनता है। और ये कानून कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। हम अगर कानून की निशानदेही कहते हुए कहते हैं कि भाई आप काम करें, बिल्कुल करें, सर आंखों पर करें, सबको गिरफ्तार कर लें, लेकिन खुदा के लिए ये जो तासुर बना लेते हैं कि एक सूरत बन जाती है कि अगर PMLN का आदमी होगा तो उसको तो आप आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और जो मर्जी करें। और लेकिन सईद गनी साहब बसत एहतराम चंद दिन पहले MQM ने एग्जैक्टली यही बातें आपकी हुकूमत के बारे में कही थी कि आप तासुब की बुनियाद पर उनकी क़यादत के साथ जो है मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, और सलाउद्दीन साहब ने जिक्र किया तो आपकी हुकूमत का वही मौक़िफ़ था। सितम ज़रीफ़ी देखिए जो इस वक्त डॉक्टर साहब मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि इदारे अपना काम कर रहे थे और अदालती हुक्म है, तुम क्या करें। मैं सिर्फ अगर सेकंड लूंगा, मेरा जो मौक़िफ़ है वो ना मौजूदा हालात से है ना मौजूदा वाक़यात से है, ये एक यूनिवर्सल मौक़िफ़ है और यही होना चाहिए। हमारा भी यही होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का भी यही होना चाहिए कि जिसका जो भी, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो उनका कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें साबित शुदा हैं या फैक्ट्स ऐसे हैं जो उसके खिलाफ जाते हैं, उसका फिर ट्रायल होना चाहिए। जी सईद गनी साहब, सईद गनी साहब देखें, जो अब आपने MQM के मुतालिक बात की, देखें ये तो अब बात सबको पता है ना कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के ऊपर केसेस हैं। अच्छा वो ये कहते हैं जी केसेस झूठे हैं, चले मैं मान लेता हूँ उनकी बात कि जी केसेस सारे के सारे झूठे हैं, लेकिन तलत साहब मेरे ख़िलाफ़ भी कोई एक डकैती का केस बना था, घड़ी भी मैंने छीनी थी, मोबाइल भी मैंने छीना था, 50,000 रुपये भी मैंने छीने थे। मेरे ख़िलाफ़ एक केस ये भी था कि मैंने एक रजिस्टर भी चोरी किया था, लेकिन मैंने उन केसेस में जाके अपनी ज़मानत करवाई, जाके बेल करवाई, उसके बाद जाकर आके मैंने कहा कि जनाब ये मेरे ऊपर नहीं बनते, ये झूठे केसेस हैं। मैं हर तारीख पे पेशी पे भी जाता था। अब अगर डायरेक्ट डॉक्टर फारूक सत्तार साहब नहीं जाएंगे, पेशी पे भी नहीं जाएंगे, ज़मानत भी नहीं करवाएंगे, तो अगर कोर्ट रोज़ाना के रोज़ाना ये शोकाज इशू करती रहे, अब झूठे हैं लेकिन कोर्ट में जाकर कहें तो सही कि झूठे हैं केसेस हमारे, आप उधर जाना नहीं चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ ना सिंध गवर्नमेंट का कोई ऐसा अनाद है, ना हम उनको कोई सज़ा देना चाहते हैं, ना हम उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन एक इशू है, मैं समझता हूँ उसको बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। और मुझे यकीन है अगर वो कोर्ट में जाएंगे, जिस तरह और लोगों की भी जमानतें हो गई हैं, इनकी भी जमानत हो जाएगी। एक ड्यू प्रोसेस है, उसके अंदर तो जाए ना आप। शेख सलाउद्दीन साहब, क्या आप इस वजाहत से मुतमईन हैं, 2 घंटे के लिए पकड़ लिया, सईद गनी साहब की इस वजाहत से मुतमईन है कि आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे? जी तलत साहब, बात यह है कि वो बिल्कुल अपनी जगह सही है कि उसकी ज़मानत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि हमारे अभी जो एक हमारे राब्ता कमेटी के रुकन हैं, वो डिप्टी कन्वीनियर भी रह चुके हैं, कंवर नवीद भाई, एक ही केस के अंदर उनको 20-20 लाख के 3 उनको कहा गया कि 3 जो है आपने चालान जमा कराने। अब आप बताएं, एक ही मुकदमा है मलीर के अंदर, एक ही मुकदमा सेंट्रल के अंदर है, एक ही मुकदमा, और तीनों के अंदर एक ही चीज़ के और 20-20 लाख। इस वक्त जो हमने तकरीबन जो हिसाब लगाया हुआ है, पूरे जो हमारे जो जेलों में साथी हैं, तकरीबन इस वक्त जो है 700 से ज़्यादा हैं
1000 के करीब है, लेकिन 700 से ज़्यादा ऐसे हैं जिसके ऊपर बिल्कुल फेक मुकदमात हैं। तो उन फेक मुकदमात की वजह से आज हमें 1.5 अरब रुपए की ज़रूरत है। यानी कि आप ये समझे कि 1.5 बिलियन रुपीस चाहिए तमाम जितने भी मुकदमात हैं जिनको ये जो है इनको ज़मानत के लिए। अब होता ये है कि देखें माजी के अंदर हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, नून वाले भी बैठे हुए हैं, इनके मुकदमात भी जो है सियासी मुकदमात ख़त्म किए गए। आप 27 दिसंबर का वाक़या देख लें जिसमें पूरी कराची के अंदर जिस तरह इंडस्ट्रीज तबाह हुई, जिसमें बड़े बड़े ट्रॉलर 200 ट्रॉलर जले, पूरा जो है 1 महीना लगा है सुपर हाईवे को खाली करने के लिए कि वो साफ़ हो जाए, और बच्चियों की इस्मतें लूटी गई हैं। लेकिन आज तक जो है उसका कोई भी पता नहीं है, वो बाद में पता चले मुकदमात खारिज हो गए। तो अब वो मुकदमात जब खारिज हो सकते हैं तो ये मुकदमात जो कि सिर्फ ताली बजाने के ऊपर है, ये तकरीर सुनने के ऊपर है, तो हमारी समझ से बाहर है कि इस मुकदमात को पे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है कि जहां पर हम एक बात को डिनाइल कर चुके हैं, एक हमने लकीर ड्रॉ कर चुकी है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसके अंदर रहते हुए हम अपने मामलात को, अपने मसाइल को, अपने जद्दोजहद जो है वो जारी और सारी रखें। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जो है वो जिस तरह ये तो खैर अभी इस बात को आप देखिएगा, अगर मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से पूछ पाऊं, चल रहा है सारी चीजें डॉक्टर साहब निचली सतह के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है, जहां पर आम आदमी को तो आप पकड़ लेते हैं, बड़े चोरों को पकड़ने के लिए आपके पास जो है फिर ये लेट मी गो टू, मुझे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के पास जाने दीजिए। डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द एंड ये अजीब व गरीब और इंतहाई तकलीफ सूरत हाल मौजूद है कि हर बड़ी सियासी जमात जो सियासी वजन रखती है वो एक दूसरे से भी गैर मुतमईन है और उन तमाम इदारों के बारे में ऐसा ही रवैया रखती है कि जैसा एक दूसरे के बारे में। तो इसमें तो किसी जगह पर कोई कंसेंसस नज़र नहीं आता। देखिए ताला साहब, पाकिस्तान में करप्शन मुख्तलिफ महकमों में है, लेकिन बाकी जो महकमे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे बाकी इदारे हैं, वहाँ पे उनकी करप्शन में वो एक दूसरे की करप्शन पे पर्दा डालते हैं, एक्सपोज नहीं करते। अगर सियासतदानों में करप्शन है तो ये एडवांटेज हासिल है आवाम को कि हम एक दूसरे की करप्शन को जो नज़र आती है खुद भी एक्सपोज करते हैं, पर्दा कोई नहीं डालता। ये मैं मुखालिफ पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अब जो बात सेनेटर साहब ने, जब शर्जील मेमन साहब की बात आई और नैब ने उन्हें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बड़े भोंडा अंदाज है। वही बात जब डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से की तो उन्होंने वही बात की जो मेरा मौक़िफ़ था कि ड्यू जो प्रोसेस है, जो कोर्स ऑफ लॉ का ड्यू प्रोसेस है वो तो फॉलो करें ना, उसमें तो आना चाहिए। तो मैं भी शर्जील मेमन साहब के हवाले से यही कह रहा हूँ कि जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो होना चाहिए। मेरा ख्याल है बॉटम लाइन यही है तमाम पार्टियों के लिए कि जो ड्यू प्रोसेस है, जो कोर्स ऑफ लॉ है, उसको फॉलो होना चाहिए। जब नैब ने आपके चीफ मिनिस्टर की तरफ देखा था उन्होंने क्या बयान दिया था वैसे? कि उन्होंने अपनी जात के हवाले से ये बयान नहीं दिया, मतलब ये पंजाब उनका ये दांतों पसीने आ जाएंगे हमें, हमारे पास बहुत हमारे जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पे या उनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर ये बातें होती रही हैं, आवाज़ें उठती रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन इदारों को बिल्कुल स्क्रैप कर दें और जो बात भी वो इदारे करें या जिस फ़र्द के खिलाफ भी वो इदारे कार्रवाई करने की कोशिश करें, हम उन बयानात की आड़ में कहें कि नहीं जनाब इनको छोड़ दें। हम तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को ये बात माननी पड़ेगी और एक बॉटम लाइन लगानी पड़ेगी कि जब भी किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ामात हो उसका ट्रायल होना चाहिए, उसे फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और बुनियाद होनी चाहिए कानूनी किसी भी चाराजोई की। बहरहाल अदालतों नहीं करना, लेकिन इदारों के बारे में ये जो बढ़ती हुई अदम एतमाद की फ़ज़ा है ये कुछ अच्छी नहीं है। पंजाब की पुलिस पर बात करेंगे। तीन मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। बहुत मरतबा तवज्जो जाती है पंजाब के मामलात के ऊपर और जो सबसे बड़ा हवाला बनता है वो ये कि पंजाब के अंदर दहशतगर्दी किस तरीके से कंट्रोल की जाए। बहुत अरसे तक हुकूमत वक्त का ख्याल था और कहना था कि पंजाब के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब से रेंजर्स के ऑपरेशंस का आगाज़ हुआ है रद्दुल फसाद के तहत, अब ये वाज़े हो गया कि पंजाब में इस काम की बहुत अरसे से ज़रूरत थी। हमारे पास IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुखैरा साहब मौजूद हैं जो पंजाब की पुलिस को हेड करते हैं। जाहिर है और दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहां पर किसी पुलिस अफसर के नीचे इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद हो। तो इनसे पूछते हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का क्या हाल है। सुखैरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुखैरा साहब, हमने ये देखा आप की तरफ से ये लॉन्च किया गया पंजाब में जो डिजिटल सिस्टम का आगाज़ किया, थानों के अंदर हमारी टीम ने विजिट भी किए, अच्छी चीज़ें हमें नज़र आईं,
लेकिन बुनियादी मसाइल यूं के तूं हैं। मैं जो अदादा शुमार देख रहा था कि अगर पुलिस अफसर पुलिस वालों की तादाद देखी जाए हर शहरी को टैकल करने के लिए, उनके मामलात को टैकल करने के लिए, तो नागुफ्ताबे हालत है। लाहौर में 442 अफराद के लिए एक पुलिस वाला है, शेखुपुरा में 1166, रावलपिंडी में 2225, 1515। तो आपने कंप्यूटर वगैरह तो लगा दिए हैं थानों में, लेकिन पुलिसिंग स्टिल इज प्रॉब्लमेटिक इन पंजाब। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, अगर दुनिया के बड़े शहर जो हैं, और बिल्कुल हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बड़े शहर न्यू दिल्ली और इसी तरह बॉम्बे जो है, उनकी पुलिस फोर्स की जो स्ट्रेंथ पर कैपिटा है और जो हमारी पर कैपिटा है वो अगर देखें तो यकीनन वो कम है। अब हमारे सामने चैलेंज ये था कि पुलिस की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है। मैन पावर बढ़ाना जहाँ ज़रूरी है, वहाँ पे पुलिस की जो इंटरनल फंक्शनिंग है, जो कि पिछले 150 साल से मैनुअल सिस्टम के तहत चल रही थी, जब तक हम उनको मॉडर्न एज में ना लेके आते, डिजिटलाइजेशन ना करते, उस वक्त तक जो था ये हम इसमें बेहतरी नहीं ला सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशन जो हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो आईटी के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं और सेंट्रल डाटाबेस के साथ भी। और आज की तारीख में पूरे पंजाब में एफआईआर जो हैं वो कंप्यूटर पे दर्ज की जा रही हैं, और जो हैंड रिटन एफआईआर्स होती थी पिछले 150 साल से, वो सिलसिला हमने ख़त्म कर दिया। और उसी की बेस पे आगे जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लेके चले गए हैं, और सेंट्रल डाटाबेस जो है वो हमने डेवलप कर लिया है। उसके साइड बाय साइड हमने क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड है उसको भी हमने कंप्यूटराइज करना शुरू किया, और अब तक 7 लाख के करीब जो क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स, उनका पूरी डिटेल जो है पर्सनैलिटी के हवाले से, और उसके अलावा ये अच्छी बात है कदा कलामी, ये अच्छी बातें हैं सुखैर साहब, ये बहुत अच्छी बात है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन जो पंजाब के थानों का कल्चर है, जो सकाफत डेवलप हुई है, जो फेंटी वाली रिवायत है, या जहाँ पर आपको करप्शन का तदाना है, वो तो कंप्यूटर लाने से या डिजिटाइज करने से, रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट करने से वो तो तब्दील नहीं होगा। अच्छा है कि आप डिजिटाइज कर रहे हैं, मॉडर्न ज़माने का तकाजा भी यही है, लेकिन वो सकाफत तो जूं की तूं मौजूद है। देखिए, ये हमने पूरी एक रिसर्च की थी इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले, और जो 4 बड़े चैलेंज हमारे सामने आए थे उनमें सबसे पहले ये था कि लोगों की ये शिकायत थी कि पुलिस वालों का रवैया ठीक नहीं है, रूड और इनडिफरेंट बिहेवियर आप कह लें। दूसरी कंप्लेंट जो शिकायत हमें आई थी वो थी कि कंप्लेंट उनकी रजिस्टर नहीं होती, अगर छोटी सी गुमशुदगी की भी रिपोर्ट करवानी है तो वो दर्ज नहीं होती। तीसरी कंप्लेंट सामने आई थी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन जो है उनका मयार ठीक नहीं। और चौथी करप्शन, बदकिस्मती, वो एक कॉमन डिनोमिनेटर है पूरी सोसाइटी का। तो पहली जो 2 कंप्लेंट्स हैं वो हमने एड्रेस कर दी हैं। अब हमने पढ़ा लिखा सिविलियन स्टाफ, जिस तरह के बाहर के ममालिक में भी है कि जो रिपोर्टिंग रूम्स हैं वहाँ पे सिविलियन स्टाफ होता है, तो हमने भी पढ़ा लिखा आईटी ग्रेजुएट जो सिविलियन स्टाफ है वो हमने रिपोर्टिंग रूम जो है, जिनको हम फ्रंट डेस्क कहते हैं, वहाँ पे तैनात किया है। और अब ये जो 2 कंप्लेंट्स हैं वो हमने एड्रेस कर दी हैं। आगे जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है उस पर हमने प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। वो ज़रा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि हमने 2 ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर जो हैं डायरेक्ट रिक्रूट किए हैं, बड़े पढ़े लिखे, उनकी बहुत क्वालिटी की हमने ट्रेनिंग करवाई है। पहला बैच ऑलरेडी फील्ड में आ गया है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं। दूसरा बैच जो है वो फील्ड में ट्रेनिंग कर रहा है, और तीसरा बैच जो है वो साला में कर रहा है। इंशाल्लाह जब ये तीनों बैच पूरी तरह फील्ड में काम शुरू कर देंगे तो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बहुत बेहतरी आएगी, और साथ साथ करप्शन जो है इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आती है उसका भी। सुखैर साहब, जो 5वीं बड़ी कंप्लेंट है जिसका जिक्र आपने नहीं किया, जाहिर है आपके तज्जिए में वो 5वीं बड़ी कंप्लेंट नहीं है, वो ये है कि पंजाब की पुलिस टोटली पॉलिटिसाइज्ड है, यानी वो सियासी तौर पर उसका झुकाव बड़ा वाजे है रूलिंग पार्टी की तरफ। और ये कंप्लेंट बार बार हमें डिस्कशंस के दौरान नजर आती है। इमरान खान साहब बहुत बड़े दावेदार हैं, इस कंप्लेंट को बार बार दोहराते हैं। तो पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है। अब नवाज शरीफ की जो शरीफ फैमिली है वो इतने अरसे से पंजाब के अंदर मौजूद है ताकत में कि उनकी तरफ से जो भी रिफॉर्म होगी वो डीपोलिटिसाइजेशन की तरफ नहीं जाएगी। तो इसके ऊपर अगर आप बात करना चाहें कि पंजाब की पुलिस का ये जो इमेज है कि टोटली पॉलिटिसाइज्ड, इसके बारे में क्या करेंगे?
देखें, जो आपने इस हवाले से बात की है, ये ओवरऑल सोसाइटी का डिलेमा है। यहाँ पे हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे वो भाई बंदी वो बहुत ज़्यादा है। लोग सिर्फ सिफारिश यहाँ पे पुलिस के अंदर और बाकी महकमों में भी, ये सिर्फ नहीं कि पॉलिटिकल लोगों की मान रहे होते हैं, वो अपने अजीज़ों अकारब की, दोस्तों की, कुलीग की सिफारिशों पे भी काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसको उतना पोलिटिसाइजेशन के हवाले से इशू नहीं है जितना हाईलाइट किया जाता है। तो ऐसा उसमें हम कमी ला रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो रिक्रूटमेंट मेरिट पे हो रही हैं, इसी तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हम सिस्टम लेके आए हैं, तो ग्रेजुअली इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें भी बेहतरी आती जाएगी। अच्छा, अगर मैं कहता कलामी होती है, अगर ज़रा टेन्योर अब ख़त्म होने को है, आगाज़ बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि आपने जब टेक ओवर किया तो उस वक्त मॉडल टाउन का सानिया जो है वो डोमिनेट कर रहा था। दरमियान में मिड टेन्योर जो बहुत बड़ा इशू आया वो छोटू गैंग को टैकल करने का इशू आया, और जब आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो अब रेंजर्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं पंजाब के अंदर। तो ये अगर आप तीनों वाक़यात को मिला के देखें, और तीनों वाक़यात में आपको पंजाब की पुलिस या तो इंतहाई कमज़ोर नज़र आएगी, या एक सेकंड फिडल प्ले करती हुई नज़र आएगी, यानी बिल्कुल बैकफुट के ऊपर नज़र आएगी, और या फिर ये मानती हुई नज़र आएगी कि रेंजर्स के बगैर हमारा काम मुमकिन नहीं है। तो अगर आप तीनों को मिला के देखें तो कोई बहुत बढ़िया या अच्छी या खूबसूरत तस्वीर नहीं बनती। देखिए, पहले आपने मॉडल टाउन इंसिडेंट का जिक्र किया है। यकीनन वो एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट था, और पंजाब पुलिस जो है उसकी वजह से हमने हर लिहाज से सफ़र भी किया है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ऐसा उसके बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वो बड़े अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से पुलिस ने उनको हैंडल किया है। छोटू गैंग का आपने जिक्र किया है, वो टेरेन ऐसी थी कि वो वहाँ पे पुलिस की कैपेसिटी के इशू थे, और हमने अपने तौर पे पूरी अच्छी प्लानिंग की और तैयारी के साथ गए, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो कामयाबी ना मिली। और उसके बाद जो हमने बुलाया, पाकिस्तान आर्मी की हेल्प ली, तो इसके बावजूद जो टेरेन का इशू था, तो वो मुलज़म जो पहले जिन्होंने सरेंडर कर दिए, बाकी सारे वहाँ से निकल गए थे, और उस छोटू गैंग के जो गैंग वहाँ से भाग गए थे, निकल गए थे, उनको बाद में पंजाब पुलिस ने ही पकड़ा है। अब आप रेंजर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, रेंजर्स को मेनली जो पंजाब में लाया गया है वो एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशन है उनके लिए लाया गया है, ATA के तहत उनको कॉल किया गया है। और ये जो हमारा राजनपुर DG खां का एरिया है, जो कि पुलिसिंग एरिया नहीं है, बल्कि वहाँ पे BMP होती है, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है, वो सेमी ट्राइबल एरिया है और पुलिस की जुरिडिक्शन से बाहर है। उस एरिया में BMP की कैपेसिटी नहीं थी और पुलिस की जुरिडिक्शन नहीं थी। उस एरिया के लिए बुनियादी तौर पे रेंजर्स जो है उसको कॉल किया गया, और वहाँ पे कुछ रेंजर ने ऑपरेशन भी किए हैं। बाकी पूरे पंजाब में जब से रेंजर्स आई है, आप देख लें कि वो पुलिस के साथ ही मिलके उन्होंने सर्च एंड स्वीप के या कुछ एक पोस्टों पे काम किया है। तो पंजाब पुलिस पहले भी कैपेबल थी, कैपेसिटी थी, और अब भी कैपेसिटी है। और पंजाब में जो दहशतगर्दों का खात्मा है, मजहबी दहशतगर्दी का खात्मा है, उसमें जो हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं वो आप सबके सामने हैं। दो सवाल मेरे जहन में है कि जब हम मॉडर्न पुलिस का तस्वर जहन में लाते हैं तो जो हमें बाहर की मूवी से तस्वर मिलता है, उसके अंदर तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास वसाइल ऐसे हैं, उनके पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके पास वेपन्स बेहतरीन हैं, वो जब मूव अराउंड करते हैं तो पता चलता है कि बहुत एक फॉर्मिडेबल फोर्स जो है वो मूव कर रही होती है। पंजाब के अंदर अमूमी तौर पर जब आप दाखिल हों, या दूसरी जगहों पर भी हालात मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हम आपसे पंजाब की बात करेंगे, तो आपको एक ज़ोफ से लदी हुई फोर्स नज़र आती है, जिसके वेपन्स, जिसकी प्रेजेंस, चाहे वो चेक पोस्ट के ऊपर हो, उसमें आपको, मैं दुगुर्दू हालत तो नहीं कहूँगा, इंप्रूवमेंट उसमें आई है, लेकिन वो एफिशिएंसी एग्जूड नहीं करते। लगता नहीं है कि एफिशिएंट पुलिस है। आप टर्की के अंदर चले जाएं, मलेशिया के अंदर चले जाएं, मैं NYPD की मिसाल नहीं देता। आपका नहीं है, या लोगों का ख्याल है कि, हुक्मरानों का ख्याल है कि पुलिस बस ऐसी होनी चाहिए जैसी है हमारे पास? देखें, बिल्कुल वसाइल की, अगर आप जिन फोर्सेस के साथ पंजाब पुलिस का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन मैं भी बता देता हूँ कि पंजाब पुलिस जो है वो पर कैपिटा जो खर्च कर रही है वो कुछ 15-16 कुछ $7 के करीब कर रही है, और जो इंडियन पंजाब है वो कुछ $16 के करीब कर रहे हैं, और टर्की की पुलिस जिसका आपने जिक्र किया है वो $135 कर रहे हैं, और लंदन पुलिस जो है वो कोई $750 के करीब पर कैपिटा वो खर्च कर रहे हैं। तो नेचुरली जहाँ पे वसाइल ज़्यादा दिए जाएंगे वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी आप बेहतर अम्प्लॉय कर सकते हैं, वहाँ पे
आप इक्विपमेंट जो है, मशीनरी और बाकी जो चीज़ें और फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो भी वसाइल अवेलेबल हैं उनमें से प्रायोरिटी पे हमें ज़रूर वसाइल दे रही है, और उस पे से नए प्रोजेक्ट भी सामने आए हैं, जिसमें IC3 का प्रोजेक्ट है, डॉल्फिन का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा वेलफेयर में बहुत अच्छे काम हुए हैं, फिर ट्रेनिंग की कैपेसिटी बढ़ाने में काम हुआ है। तो उसमें ये जो कंप्यूटराइजेशन हुई है, तो ये ऐसा ऐसा हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन फोर्सेस का अगर हमने कंपेयर करना है तो उतने वसाइल जो है वो भी हूं तो फिर कंपेयर करना ज्यादा मुनासिब होगा। अच्छा, और जो वसाइल हमारे पास है उसमें मेरे ख्याल इससे बेहतरीन कारकर्दगी शायद मुमकिन ना हो। वसाइल जाहिर है हुकूमत के पास बहुत है, सिर्फ तरजीहात की बात है। और ये मामला आप पॉलिसी साज इदारों में से नहीं है, आप ना बजट एलोकेशंस करते हैं, तो ज़्यादा आपका इशू नहीं है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, आप जो फौज के अंदर अगर आप देखें तो सिपाही के ऊपर बहुत फोकस होता है, वो सोल्जर्स वेलफेयर को बड़ा वो तरजीहात में से अवलीन तरजीह देते हैं, और पिछले चंद सालों में तो उस पर बहुत काम हुआ है। अब जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो सोल्जर फ्रेंडली हैं। तो पंजाब पुलिस का जो सिपाही है, पंजाब पुलिस का जो कांस्टेबल है, आपके ख्याल में नाउ दैट योर टेन्योर इज एंडिंग, वो खुश है अपनी मौजूदा जो फलाह की स्कीमें हैं उसके लिए बनाई गई, या उसका मुस्तकबिल उसको रोशन नजर आता है? इज ही हैप्पी विद द सर्विस? देखिए, हमने जो वेलफेयर के लिए पंजाब पुलिस में इकदाम किए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसमें सबसे पहले तो हमने ये किया है कि हमारी कांस्टेबलरी की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कांस्टेबल्स की कोई 1,26,000 के करीब है। उसके 10% को हमने सीनियरिटी पे ये किया है कि उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए हम 2 ग्रेड उनको ऊपर जो है वो प्रमोशन देंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है। उसके अलावा इन सर्विस जो हमारे कांस्टेबलरी है या इवन रिटायर हो जाते हैं, उनकी बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ, वो हम वेलफेयर फंड से देखते हैं। और दौरान सर्विस अगर फौत हो जाए तो उसके लिए जो हमारा वेलफेयर पैकेज है वो दुनिया की किसी भी बेहतरीन पैकेज के साथ आप मुआवजा कर सकते हैं, बल्कि किसी भी शायद आपका सिपाही खुश अच्छा है? पैकेज ना हो। आपका सिपाही खुश है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो वसाइल लिमिटेड हमारे पास हैं उसके अंदर जो हम कांस्टेबल को दे रहे हैं वो उसकी बाकी किसी जगह पे मिसाल नहीं है। इसी तरह शुदा को जो पैकेज है वो अगर कोई हमारा कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल शहीद हो जाए तो अब उनका पैकेज जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो 2,35,00,000 रुपए तो उसको कंपनसेशन मनी जा रही है, जिसमें से 1 करोड़ जो है वो कंपनसेशन है और 1,35,00,000 जो वो घर के लिए है, और उसकी तनख्वाह जारी रहती है और तनख्वाह के साथ 20,000 रुपए मेंटेनेंस अलाउंस फैमिली को मिलता है। सो आपके बयान के मुताबिक आपका सिपाही खुश है। बजट एलोकेशन का बड़ा अहम नुक्ता है कि वसाइल के जरिए इदारे बनाए जाते हैं। अगर वसाइल आप मुहैया नहीं करेंगे तो इदारों की कारकर्दगी वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। मुश्ताक अहमद सुखैरा साहब, IG पंजाब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। एडिटोरियल कमेंट हाजिर बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक एक अहम कदम से है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाया। बहुत अरसे के बाद कुछ ऐसा इनिशिएटिव सामने आया जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान भर में 13 साल से कम और 13 साल के बच्चों की बाकायदा लीग का बंदोबस्त किया गया है। पाकिस्तान के अंदर ये लीग मौजूद नहीं है। अब चूँकि सरकारी तौर पर और बाकायदा तौर पर इस लीग का एहतमाम किया गया तो हम उम्मीद ये करते हैं कि बहुत गहरे और अच्छे नताज मुरतब हो सकते हैं। हमें यह भी कहना होगा कि क्रिकेट के साथ साथ हॉकी के अंदर भी आपको बच्चों को इंगेज करना है, ऑफिशियली उनको सामने लेके आना है, और बहुत छोटी उम्र के अंदर ही उनको हॉकी के अंदर, स्क्वॉश के अंदर और जो दूसरे खेल हैं जहां से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं उनको तरतीब देने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में बच्चे बाकायदा तरीके से बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के साथ, ऐसे लोग जिनसे उनका वास्ता नहीं पड़ा, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। बहुत अहम और कलीदी काम जो करने को है वो ये कि बच्चों के लिए हिफाजती इक़दामात करने की ज़रूरत है। वो तमाम लोग जो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, जिनको बच्चों ने पहले देखा नहीं है लेकिन अब क्लोज इंटरेक्शन होगा, उनकी बाकायदा ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, उनकी क्लासेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर बच्चों के इस्तेहसाल के हवाले से जो भी अदाद शुमार हैं और जो भी इदारे काम कर रहे हैं उन्हें वाज़े अंदाज से बताया है
कि वो लोग जो बच्चों के साथ डील करते हैं, क्लोज इंटरेक्शन के अंदर होते हैं, इनकी सुपरविजन नहीं होती, वो उनके इस्तेहसाल का बायस बनते हैं। तो इस हवाले से काम करना होगा। पाकिस्तान में कोई इससे पहले ऐसा तजर्बा मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए बच्चों की न्यूट्रिशन के मुताबिक उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए। तो पीसीबी को इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। ये अंडर 16 नहीं है, ये अंडर 19 नहीं है, ये अंडर 13 के बच्चे हैं। तो बाकायदा वो लोग जो ट्रेंड हों, जिनके साथ फिजियोज़ मौजूद हों, उनको डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। और तीसरी अहम बात कि ऐसा शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ क्रिकेट में, दूसरे खेलों के अंदर भी, जिनको बाकायदा तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि बच्चों की तालीम मुतासर नहीं हो। ये तमाम काम करने के साथ ही हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म के इनिशिएटिव से जो पाकिस्तान के आने वाले दिन हैं खेलों के हवाले से वो फेरे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये तमाम काम नहीं किए और महज बच्चों की खेल का बंदोबस्त कर दिया तो इसके अंदर से बुराई का अंसर भी जन्म ले सकता है। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनको भी उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों के साथ साथ रहें। मैं अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पॉलिसी ट्वीट करूंगा। तमाम पेरेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत है और पीसीबी को भी इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। एक एनजीओ जिसने तहकीक की है, अहम कवानीन है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।